हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें सहायक शिक्षक के पदों से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। जैसा ही ये ऑर्डर पारित हुआ माननीय हाई कोर्ट की तरफ से, उसके बाद से ही डीपीआई ने सहायक शिक्षक का काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया और केवल डीएड वालों को बुलाया गया। इसी के अगेन अभी फ़िलहाल जो जानकारी मिल पा रहा है कि हरिशंकर नाम के किसी अभ्यर्थी ने वर्तमान में माननीय हाई कोर्ट के शरण में अपना केस फाइल कर दिया है। और जैसा आप देख पा रहे हैं, इनकी जो फाइलिंग नंबर है 15833 है इसकी फाइलिंग नंबर, और आज इस केस की सुनवाई होना है। मैं अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए कोई वीडियो आपके लिए पोस्ट नहीं कर पाया था क्योंकि मैं खुद अभी स्वास्थ्य इशू के चलते कल तक हॉस्पिटलाइज था और कल रात को ही मुझे डिस्चार्ज किया गया। तो केस की गंभीरता, अभी भी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन केस की गंभीरता को देखते हुए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। मेरे काफ़ी सारे दोस्त इस सिचुएशन में और काफ़ी मेरे जूनियर जो हैं मुझे कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ रहे थे, और जो लास्ट में ये भी बोल रहे थे कि सर ये जो केस है सिंगल बेंच में चल रहा है और जो डिसीजन आया है डबल बेंच पे का डिसीजन है, डीबी का डिसीजन है, तो क्या यहाँ से कुछ राहत मिल सकता है क्या? इन्हें क्या डायरेक्ट डीबी में केस फाइल करना चाहिए था क्या? तो देखिए, डीबी में कोई भी केस डायरेक्ट फाइल नहीं होता। कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट फाइल नहीं हो पाता। चाहे कामेश्वर यादव का केस उठा लो, वो भी डीबी में नहीं गया, तो डीएड वालों को कैसे डीबी में मिल गया? आपके दिमाग में ये भी चलेगा कि डीएड वालों को कैसे डीबी में मिल गया। तो देखो, डीबी में जाने का बस एक बड़ा रीज़न होता है अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस केस जो होता है वो सडनली डीबी में चला जाता है, और डीएड वालों के साथ यही था। माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद ये केस, उनका जो केस था वो अल्ट्रा वायरस केस के रूप में उन्होंने उसको प्रूव किया और वहाँ से वो डीबी में चले गए। नहीं तो अगर वो ऐसा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं होता और उससे पूर्व अगर उन्होंने केस किया होता कि बीएड वालों को बाहर किया जाए, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट फॉर द एनसीटी गाइडलाइन 2010, अगर उसको बेस बना करके उन्होंने पहले फाइल किया होता तो शायद क्या यकीनन वो डीबी में नहीं जाता, वो सिंगल बेंच में ही जाता। आपका केस भी कुछ ऐसा ही है, ये डायरेक्ट डीबी में जा ही नहीं सकता। जितने भी बुद्धिजीवी हैं जो ये सोच रहे हैं कि इनको डायरेक्ट डीबी में जाना चाहिए था, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, डायरेक्ट डीबी में नहीं जा सकते। डीबी में जाने के दो प्रोसेस है इस केस के। एक तो पहला कि आप फ्रेश फाइल करें जैसा इन्होंने किया, और सिंगल बेंच को कंसल्ट कराएं कि ये सर डीबी के लायक केस है, तो वो रिफ़र कर देगा डीबी को। जैसा इस केस में मुझे लग रहा है, जो मैडम है ये काफ़ी तजुर्बाकार एडवोकेट रही हैं डब्ल्यूपीएस के मैटर पे। मैंने इनको काफ़ी 2019 वाले केस में भी टैली किया था, मतलब ऑब्जर्वेशन किया था इनके बारे में, और ये लगभग इनको शिक्षक भर्ती के बारे में काफ़ी नॉलेज है। तो ये मत सोचिए कि ये कई लोग ये भी बोल रहे थे, मतलब मेरे पास मैसेज जो आया कि इससे बेटर वकील हो सकता था क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता था। आप सीनियर कौंसल के पास भी जा सकते थे, लेकिन सीनियर कौंसल इस पर डायरेक्ट डीबी वो भी नहीं दिला पाएंगे आपको। डायरेक्ट डीबी तो वो भी नहीं दिला पाएंगे भाई। आप किसी के पास चले जाओ, ये केस को डायरेक्ट डीबी में लगा ही नहीं पाएंगे वो। आप कंसल्ट कर लीजिए जा कर के हाई कोर्ट। और जैसा मैं इस केस के बारे में कल कुछ जो मेरे मित्रगण हैं, उनके कुछ फ्रेंड हैं और मेरे कुछ रिसोर्सेस हैं जो हाई कोर्ट में अभी वर्क कर रहे हैं, उनसे भी मैंने पता करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि ये जो हरिशंकर है और इसकी जो पूरा ये लगाया गया है, पूरे बीएड वालों की तरफ से लगाया गया है।
यहाँ तक कि हरिशंकर वाले केस में तो ये तक मेंशन नहीं है कि मेरे लिए पद सुरक्षित किया जाए। जी हाँ, इन्होंने पद सुरक्षित का भी डिमांड नहीं रखा है अपने लिए। मतलब ये केस जो लगा हुआ है पूरे ऑल बीएड वालों की तरफ से लगाया गया है। अब जो बच गए हैं बीएड वाले, जिनके दिमाग में खतरनाक केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, स्वाभाविक सी बात है, आपने मैरिड में आए हो, उसके बाद आपको निकाल दिया जाए तो ये सारी चीज़ें और ये सारे डाउट और ये क्यूरियोसिटी तो होगा ही। तो वो आप क्या कर सकते हैं, आप आगे क्या प्रोसेस क्या कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि डायरेक्ट फेस पिटीशन के थ्रू आप डीवी में नहीं जा सकते। डीवी में जाने का दो ही तरीका है। एक तो पहला कि फ्रेश फाइल करें, सिंगल बेंच में हो, सिंगल बेंच के बाद एसबी में हो, एसबी के बाद फिर वो फॉरवर्ड कर दिया जाए डीवी में। जैसा मुझे लग रहा है कि इस केस में मे भी पॉसिबल ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप इंटरवीन कर दें। जो अभी 2 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद जो सुनवाई होना है, इसका 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है ना, आपको पता होगा। तो 4 हफ्ते बाद मतलब उसमें भी 1 हफ्ता लगभग होने वाला है, तो लगभग 3 हफ्ते बाद जो सुनवाई होगा उसमें आप डायरेक्ट डीवी में जा सकते हैं इंटरव्यू करके। लेकिन तब तक सारी चीज़ें हो चुका होगा, काउंसलिंग हो चुका होगा और 5 तारीख को तो जैसा सरकार ने घोषणा कर दिया ही है कि हम जॉब सबको बांट देंगे, मतलब दे देंगे, जॉइनिंग लेटर दे देंगे करके, तब वहाँ पर डायरेक्ट उस केस के थ्रू इंटरवीन करना मेरा व्यक्तिगत रूप से मुझे सही नहीं लग रहा है। तो फेस यहाँ पे लगाया गया है वो सही किया गया है। यहाँ पे फेस लगा करके ये डायरेक्ट डीवी में भी पॉसिबल, अगर कन्वेंस करा ले सिंगल बेंच को तो वो चले जाएंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो अभी बच गए हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल नहीं किया, अभी फिलहाल एक ही पिटीशन फाइल हुआ है जो ये हरिशंकर वाला है। मैं यूट्यूब के एक वीडियो मेरे को भेजा गया था जिसमें कुछ लोग हाई कोर्ट के बाहर अपना वो दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे कि हमने केस फाइल कर दिया गया है करके हमारे द्वारा। वास्तव में मैंने पता किया हाई कोर्ट में जो भी मेरे सोर्सेस हैं वहाँ कुछ लोग काम करते हैं मेरे पहचान के, उनसे भी मैंने बात किया तो उनका कहना है अभी केवल एक ही केस फाइल हुआ है जो हरिशंकर के नाम पे है, और अभी तक किसी अजय करके कोई नाम था उसके हवाले से कोई केस दायर नहीं किया गया है। तो लोगों को भ्रमित भी किया जा रहा है कि हमने केस फाइल कर दिया करके। उन लोगों के द्वारा कोई केस फाइल नहीं किया गया भाई, अभी तक। कल तक की जानकारी, कल शाम तक उनके द्वारा कोई केस फाइल नहीं किया गया है। और यहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली है कि उनको तो कई वकील मिलने से भी मना कर दिए थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन ये जानकारी मिला था कि कुछ वकील उनसे कंसल्ट कर, जो आपने कल शाम को वीडियो देखा, जो लोग बोल रहे थे वीडियो में कि हमने केस फाइल कर दिया है, टीपीआई गए थे ये वो, तो उनका केस भी फाइल नहीं हुआ है। और उनसे तो कई वकील मिलने से भी मना कर दिए, कंसल्ट करने से भी मना कर दिए। इस तरह की जानकारी निकल के शाम तक मेरे पास आया था। तो जितने भी, अभी फिलहाल इस वीडियो में यही बोलूँगा, जितने भी बीएड वाले हैं उनको इस केस के भरोसे ही नहीं रहना चाहिए। ये केस तो आम मतलब वो एक जनरल केस बीएड वालों की तरफ से डाल दिया गया है। आप 2 तरीके की चीज़ें कर लीजिए। एक कर लीजिए, आप इंटरवीन कर लीजिए, इंटरवीन कीजिए आप हरिशंकर वाले केस से, कोई दूसरा वकील कीजिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का मैंने एक हाल ही में एक केस हुआ था जिसमें मेरे कॉलेज फ्रेंड ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, साइमल्टेनियसली बहुत सारे वकीलों को हायर किया था। 2-2, 3-3 पिटिशनर बन के उन्होंने 4 से 5 वकीलों को हायर किया। वैसे ही आप तो इतने बड़े नंबर में हैं यार, आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। उससे क्या होगा, आपका केस स्ट्रांग होगा। जितना ज़्यादा पिटिशनर उतना ही ज़्यादा केस स्ट्रांग होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर आपके पास पैसे अच्छे हैं, अच्छे अमाउंट में हैं, तो एक सीनियर एडवोकेट को कीजिए, कम से कम एक सीनियर एडवोकेट को कीजिए। और यदि आपके पास पैसे कम हैं
जैसे कि मैं जानता हूँ कि आप लोग सब बेरोजगार हैं, यहाँ तो हम जॉब में रहने के बाद भी हमको दिक्कत होता है, आप लोग तो बेरोजगार हैं, तो कोई छोटा वकील कीजिए। क्योंकि मैडम जो है, मैडम को मैं पर्सनली इनका मैं जानता हूँ और इनके बारे में मैंने पता भी किया, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस लड़ती हैं मैडम, पूरे जान लगा देती केस में। तो इनके बारे में तो डाउट करना सही नहीं है। आप, मुझे लगता है यार, जो भी डाउट कर रहे होंगे कि छोटा वकील है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इनको कई बार प्रस्तावित भी गया है अभी, जहाँ तक मुझे पता है सरकार ने इन्हें अपना वकील बनाने का भी पेश किया। जैसा आपको पता है सरकारी वकील अभी आलूवालिया सर हैं, उसी प्रकार इनको भी प्रस्ताव कई बार भेजा गया सरकार के द्वारा कि आप हमारे लिए हमारे सरकार की तरफ से भी वकील बन जाए करके। लेकिन ये मैडम कई बार उसको रिफ्यूज़ कर चुकी हैं, उस प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर चुकी हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी मिला है। तो इसके लिए भी आप फिक्र मत कीजिए, मतलब इसलिए भी आपको फिक्र नहीं करना चाहिए, आपको अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। आगे आप वही काम कीजिए, जितने भी बीएड वाले अभी तक इसमें केस में पार्टी नहीं बन पाए हैं, वो जल्दी से जल्दी पार्टी बनिए और फ्रेश इंटरव्यू कीजिए या फिर फ्रेश डलवाइए, फ्रेश मैटर डलवाइए, दोनों काम कर सकते हैं। आपके पास यदि पैसे नहीं हैं तो हाई कोर्ट में भी कुछ ऐसे वकील हैं जो, अगर बंच में आप जाएंगे 15-20 लोग 30 लोग अगर बंच में जाएंगे तो वो 1500-2000 पर हेड के हिसाब से भी चार्ज करके पिटीशन दायर कर देंगे। वो फिर केस तो लड़ते, एक्चुअल में वो केस लड़ते नहीं है, वो चुपचाप खड़े रहते हैं। केस तो मैडम को ही लड़ना है, मैडम ही लीड करेंगी, है ना। तो अपना नंबर्स आप बढ़ा दीजिए इस प्रकार से। जब नंबर बढ़ता है तो हाई कोर्ट को लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके इस केस में आप अपने नंबरों को बढ़ाइए, मतलब पिटिशनरों के नंबरों को बढ़ाइए। जितना ज़्यादा पिटिशनर के नंबर बढ़ेंगे उतने ही ये केस स्ट्रॉन्ग होगा और ये बहुत जल्दी डीवी में जाएगा। क्योंकि डिसीजन ऑलरेडी डीवी का है, तो उसको तो यहाँ पे चैलेंज कर सिंगल बेंच पे चैलेंज करना मुश्किल है। तो एक छोटा सा काम ये आप कर सकते हैं, या तो आपके पास पैसे अधिक हैं तो सीनियर एडवोकेट को कीजिए। तो सीनियर एडवोकेट को अगर करेंगे तो उनकी फीस लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए है, ये भी मान के चलिए। और दूसरा, आप ऐसे छोटे छोटे वकील कर सकते हैं। छोटे छोटे वकील करेंगे तो उनकी फ़ीस कम रहती है। अगर बल्क में जाएंगे तो लगभग 1 से 1.5 हज़ार रुपये पर हेड का चार्ज करेंगे वो। फिर होते हैं एक मिडिल वाले में जाएंगे तो उनका जो चार्ज होता है वो लगभग 5,000 पर हेड के आसपास होता है। 5,000 से 6,000 के आसपास का रेंज का होता है। ये जो है मैडम जो है ये सीनियर से जस्ट नीचे हैं। सीनियर से जस्ट नीचे मतलब लगभग सीनियर मान के चलिए। इनका एक्सपीरियंस इतना है WPS के मामले में कि लगभग ये सीनियर को टक्कर दे सकती हैं। दूसरा, अगर सीनियर को लेकर बस इनके साथ एक जो डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई इस केस में सीनियर रहता तो सीनियर को के जो कोर्ट है वो ज़्यादा अच्छे से सुनता है, उसके किसी भी पॉइंट को ऐसा हवाबाजी में नहीं काटता है। हालांकि मैडम के भी किसी पॉइंट को हवाबाजी में नहीं काटेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी सारे केस लड़ चुकी है और जजेस को भी पता है कि इनका जो फैक्ट रहता है वो काफ़ी स्ट्रांग रहता है। तो ये मत सोचिए कि कोई ऐरे गैरे वकील को इन्होंने हायर किया है, काफ़ी स्ट्रांग वकील को हायर किया गया है। हालांकि ये सीनियर एडवोकेट नहीं है, सीनियर एडवोकेट में मुश्किल से 4 या 5 लोग रहते हैं, है ना। तो अपकमिंग डेट में ये सीनियर वकील बहुत जल्दी बन जाएंगी, ये भी बता रहा हूँ मैं। इनका जो जिस प्रकार की चीज़ें हैं, तो अभी वर्तमान में मैं बस इतना ही बोलूँगा कि फिलहाल केवल एक केस फाइल हुआ है। और जितने लोग मैं कल वो मेरे को वीडियो क्लिप भेजा गया था तो मैंने देखा, और उनके बारे में फिर मैंने अपने जो भी कोर्ट में सोर्सेस हैं उनसे पूछा कि क्या इन सब के नाम से भी क्या केस फाइल हुआ है। तो उन्होंने कहा अभी तक तो फिलहाल नहीं हुआ है, उनकी जहाँ तक जानकारी थी। तो भ्रमित मत होइए, अभी फिलहाल एक ही केस फाइल हुआ है, वो भी इसी व्यक्ति के द्वारा, हरिशंकर के द्वारा। और इसको छोड़ करके
जो भी यूट्यूब में और दूसरे वीडियो डाल रहे हैं कि मतलब हमने केस फाइल कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो आपको भ्रमित कर रहे हैं बस, पहली चीज़। और अगर हुआ है तो मेरे वीडियो के नीचे में ना फाइलिंग नंबर दे दीजिए, वो जिसको भी आपत्ति होगा मेरे इस कमेंट से, ताकि लोगों को भी पता चले। और जो भी अभी तक पिटीशन दायर नहीं कर पाए हैं उनके लिए बस मैं यही बोलूँगा कि अधिक से अधिक कीजिए। जैसे SI केस में हुआ था, 107 केसेस हुआ था, है ना। अलग अलग वकील के थ्रू जाइए, एक ही वकील के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है ना। जितने ज़्यादा पिटिशनर होंगे, जितने ज़्यादा नंबर में केसेस होंगे, उतनी ही इस केस की सुनवाई त्वरित होगी और उतने ही जल्दी आप बीएड वालों को रिलीफ मिलेगा। और दूसरा एक काम, मैं एक चीज़ और मेरे से पूछा गया था कि क्या हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं क्या डायरेक्ट? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आप किसी भी वकील से कंसल्ट कर लीजिए, क्या हम इसे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं क्या? तो नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य जो आरक्षण मामले में राजस्थान वाला जो केस था, उसमें राजस्थान पार्टी था, छत्तीसगढ़ को भी पार्टी बनाया गया था, मतलब उनको बुलाया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रेजेंट नहीं हुआ। मतलब पूरे सारे स्टेट को मतलब बुलाया गया था एक्चुअल में, लेकिन बाकी स्टेट शायद, मुझे बाकी स्टेट का तो नहीं पता, लेकिन छत्तीसगढ़ से कोई प्रेजेंट नहीं हुआ था। अब जब प्रेजेंट नहीं हुए थे तो आप पार्टी भी नहीं हो, आप पार्टी नहीं हो तो आप केस भी नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट। हाँ, अगर यहाँ से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा इस केस के बियॉन्ड, अगर इस केस को आधार बना करके आप बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जरूर कर सकते हो कि सर हमने ऑलरेडी हाई कोर्ट में केस फाइल किया, वहाँ से हमें रिलीफ नहीं मिला, इसलिए हमको सुप्रीम कोर्ट का शरण लेना पड़ा। ये एक लीगल प्रोसेस है, ऐसा नहीं डायरेक्ट जंप करके चले गए सुप्रीम कोर्ट। आपको पहले हाई कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा और यहाँ से कम 1-2 सुनवाई हो और इस प्रकार की चीज़ें निकल के आए कि हम आपको अंतरिम रिलीफ नहीं देंगे, तभी आप कहीं जा कर के सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और भी कुछ क्यूरी था उन लोगों का कि उसके बारे में बाद में मुझे लगता है कि मैं वीडियो बना दूं। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।